नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डैश इनपुट रिसोर्स इनटू आउटपुट। तो यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब आपका प्रोडक्शन होता है तो हमारा इनपुट किस में चेंज होता है, आपके आउटपुट में। ठीक है, किस में चेंज होता है, आपके आउटपुट में। यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनपुट का एज अ आउटपुट के रूप में। आप सभी को पता है कि इनपुट क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल आप लगा रहे होगे, है ना, एज अ रिसोर्स के तौर पे। तो आप जो वो रॉ मटेरियल उसको आउटपुट के तौर पे जब निकालते हो तो ये हमारा एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व्स ऑल द मेथड्स डैश मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जब हम किसी Q फॉर क्वांटिटी निकाल रहे हैं एंड F फॉर फंक्शन, किसका फंक्शन होता है, लेबर, जो आता है आपका लैंड हो गया, LA फॉर लैंड ले लिया मैंने, कैपिटल ले लिया, K फॉर कैपिटल, E फॉर एंटरप्रेन्योर, है ना। तो इसका क्या होता है, ये आपका फंक्शन होता है। यानी जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये आपका एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। जब हम इनपुट को एज अ आउटपुट के रूप में बदलते हैं तो हमारा ये क्या होता है, आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या होना पड़ेगा, टेक्निकली इफिशियंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, है ना। जब हम प्रोड्यूसिंग किसी आउटपुट को जब प्रोड्यूस करते हैं इनपुट से बदल के, तो हमें जो है क्या होना होगा, टेक्निकली इफिशियंट होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें टेक्निकली इफिशियंट होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द डैश प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट रिटर्न टू ए स्केल। यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जब होता है तो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी को पता है कि लॉन्ग रन में हमें रिटर्न टू स्केल देखने के लिए मिलता है प्रोडक्शन फंक्शन में। पहली चीज़ ये लिख लीजिएगा, लॉन्ग रन में हमें जो है क्या देखने के लिए मिलता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या फिर नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। तो लॉन्ग रन में हमें रिटर्न टू स्केल देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग रन क्या होता है, जहाँ पर आप फिक्स फैक्टर या फिर वेरिएबल फैक्टर दोनों को क्या करवा सकते हो, वैरी करवा सकते हो। ठीक है, आप वैरी इसको करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स फैक्टर आपका क्या हो जाता है, फिक्स फैक्टर में जो होता है लैंड आ जाता है, और जो है वेरिएबल फैक्टर में आपका क्या हो जाता है, वेरिएबल फैक्टर में आपका लेबर आ जाता है। तो आप जो है इसको क्या करवा सकते हो, सारे को, चाहे आपका लैंड हो गया चाहे आपका लेबर हो गया, सारे को आप वैरी करवा सकते हो। क्यों ऐसा करवा सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप लॉन्ग रन के लिए जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी आप 10 से 15 सालों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। तो आप लैंड को भी ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब तुरंत खरीदना स्टार्ट करोगे, एंड लेबर को भी। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर रिटर्न टू स्केल में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के रिटर्न टू स्केल देखने के लिए मिलता है आपको। एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, एक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है, एक आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है। ठीक है, कांस्टेंट, एक आपका क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, वन लेबर अगर 1 कैपिटल यूज़ करके हमारा जो आउटपुट आ रहा हो 20 आ रहा हो, अगर हमने जस्ट डबल कर दिया आपके इनपुट को, आप लेबर को 2 कर दो, है ना, कैपिटल को भी 2 कर दो, और आपका आउटपुट भी जस्ट डबल हो जाए, तो यहाँ पर हमारा कैसा रिटर्न मिल रहा है, कांस्टेंट। यानी जस्ट इनपुट भी डबल हुआ तो आपका आउटपुट भी डबल हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिक्स प्रपोर्शन ऑफ क्या कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं, यानी हम फिक्स प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज डेवलप्ड बाय टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। यानी आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा किया गया था। ये आपका कब होता है, शॉर्ट रन में। ठीक है, ये कब होता है, आपके शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, शॉर्ट रन में हम जो है आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखते हैं।
और शॉर्ट रन में आप सभी को पता है कि फिक्स फैक्टर को हम फिक्स रखते हैं, वेरिएबल फैक्टर को ही वेरी करवा सकते हैं, मैंने इसको वेरी नहीं करवाते हैं, हम फिक्स फैक्टर को, वेरिएबल फैक्टर को ही वेरी करवाते हैं। जैसे आपका लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 या 3 महीने के लिए जो है प्रोडक्शन करते हैं, तो हम जो है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, फिक्स फैक्टर को जल्दी जल्दी नहीं चेंज करते हैं। तो ये शॉर्ट रन में आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, जिसको हम लोग क्या और किस नाम से जानते हैं, रिटर्न टू फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस नाम से और जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, फिर से लिख दे रही हूँ, लिख लीजिएगा इसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, मार्जिनल रिटर्न जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर हम लोग इसको और क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर पे जो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंसिस्ट ऑफ डैश स्टेजेस। इसमें कितने स्टेजेस होते हैं आपके? तो 3 स्टेजेस होते हैं। पहला आपका इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग स्टेज जहाँ पर कि आपका आउटपुट भी इंक्रीज करता है एंड आपका वेरिएबल फैक्टर भी इंक्रीज करता है। दूसरा क्या है आपका, डिमिनिशिंग रिटर्न, है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है। एंड चौथा आपका क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर होता है। तो यानी 3 तरीके के आपके जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फेजेस होते हैं। पहला आपका इंक्रीजिंग, दूसरा डिमिनिशिंग एंड तीसरा आपका नेगेटिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, द आइसोक्वांट शोज ऑल द दोज डैश विच प्रोड्यूसेस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि आइसोक्वांट जो होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी नेगेटिव स्लोपिंग होता है। हम एक्स एक्सिस पे जो है आपका इनपुट एज अ लेबर लेते हैं, लेबर को हम लगा रहे होंगे, और यहाँ पर आप कैपिटल लेते हो। ठीक है, आप देखोगे कि जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें सपोज आपका लेबर इंक्रीज कर रहा होगा। लेबर सपोज आप जो है 10 पहले एज अ 10 जो है क्या ले रहोगे कैपिटल, तो 1 लेबर आपने लिया होगा। आप जो है कैपिटल को कम करोगे, सपोज आपने कैपिटल कम लिया, 8 लेना स्टार्ट किया, तो आप 2 लेबर स्टार्ट कर रहे हो लेना एज अ इनपुट के तौर पे। तो यानी आप देख रहे हो ना कि लेबर को आप बढ़ा रहे हो, कैपिटल को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, और कम करो। अब 6 कैपिटल लेना स्टार्ट करो एंड आप जो है अब लेबर कितना ले रहे हो, 6 ले रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि कैपिटल का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, लेबर का आपका अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहे हो। आप यहाँ पर ए कॉम्बिनेशन हो गया, ये बी कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका सी कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये क्या बता रहा है आपका आइसोक्वांट, जहाँ पर कि आप इनपुट एज अ इनपुट क्या लेते हो, उसका कॉम्बिनेशन लेते हो और आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट आता है। यहाँ पर सपोज आप 100 यूनिट निकाल रहे होगे तो आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेके। ठीक है, तो ये हमारा आइसोक्वांट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिटर्न टू स्केल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखिएगा कि रिटर्न टू स्केल को किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है, तो इलास्टिसिटी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट एंगल्ड आइसोक्वांट अज्यूम सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका 0 हो जाता है। याद रखिएगा स्ट्रिक्ट जो है कॉम्प्लीमेंटेरिटी के केस में आपका राइट एंगल आइसोक्वांट बनता है, एल शेप्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कैसा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होता है, तो 0। यानी स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी के केस में हमारा जो शेप होता है आपके आइसोक्वांट का वो क्या होता है, एल शेप्ड। तो यानी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 0। नेक्स्ट हमारा किंग्ड आइसोक्वांट अज्यूम्ड ओनली लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ किसके बीच में दिखाता है, आपके कैपिटल एंड लेबर के बीच में। आप सभी को पता है इस तरीके से आप किंग्ड आइसोक्वांट देखते हो। ठीक है, आप किंग्ड आइसोक्वांट किस तरीके से देखते हो, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे कि पहले आपका इस तरीके से आ रहा होगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है किंग्ड आइसोक्वांट में हम लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इंपॉर्टेंट कहेंगे क्योंकि आपका यहाँ पर लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होता है किसके बीच में, कैपिटल एंड लेबर के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है The dash of isoquant shows the marginal rate of technical substitution of labor and capital is diminishes। अगर आपका MRTS जो है डिमिनिश करेगा तो यानी आपका जो ग्राफ है आइसोक्वांट का वो कैसा बनेगा, कन्वेक्सिटी में बनेगा।
जो है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप सभी देख सकते हो कि इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है आइसोक्वांट का। अगर आपका जो MRTS का वैल्यू है लगातार क्या कर रहा होगा, डिमिनिश कर रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कम हो रहा होगा। तो अगर यहीं पर MRTS जो है क्या होने लगता है, MRTS की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज करने लगती है, ठीक है, बढ़ने लगती है, तो आपका क्या बनता है ग्राफ, कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, है ना, आप देख सकते हो, सॉरी कॉनकेव बनेगा, है ना, इस तरीके से। अगर यहीं पर आपका MRTS कांस्टेंट हो जाए, अगर MRTS की वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट हो जाएगा आपके इस तरीके से। तो MRTS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम देखते हैं कितना हमने किसी एक यूनिट ऑफ इनपुट का सेक्रीफाइस किया और कितना हमारा दूसरा यूनिट ऑफ इनपुट जो है हमें गेन हुआ है, यानी डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन ऑफ, मान लो कि यहाँ पर आपका डेल्टा सेक्रीफाइस ऑफ कैपिटल ले लो, है ना, कैपिटल का आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो कि आपका जो है लेबर का आपको गेन हो रहा है। तो ये हमारा क्या बताता है, MRTS, यानी MRTS इज़ द स्लोप ऑफ, ठीक है, ये हमारा स्लोप बताता है किसका, आइसोक्वांट का, ठीक है। आइसोक्वांट का स्लोप कौन बताता है, आइसोक्वांट का स्लोप कौन बताता है आपका, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है आपका स्लोप बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा है द डैश लाइन शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर कैपिटल फर्म कुड बाई गिवन अमाउंट ऑफ मनी एट गिवन फैक्टर। तो हमारा क्या बताता है, कौन सा आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है आपका, तो आइसो कॉस्ट एक तरीके का बजट लाइन होता है। किसके लिए बजट लाइन ये होती है, आपकी प्रोड्यूसर की बजट लाइन होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की क्या होती है, आपकी बजट लाइन ये होती है, ठीक है, ओके। आप देखोगे कि यहाँ पर वो बजट के अंतर्गत ही जो क्या खरीदेगा, आपका डिफरेंट इनपुट को खरीदेगा। सपोज यहाँ पर आपने लेबर लिया और आपने यहाँ पर कैपिटल लिया, तो ये आपका जो बजट लाइन है, सपोज उसका 200 बजट है, तो आप उसके अंतर्गत ही कैपिटल एंड लेबर को खरीदेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द आइसो कॉस्ट लाइन शोज द, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल फर्म कुड बाई एंड अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी, यानी जो उसके पास पैसा उस अमाउंट में वो कैपिटल एंड लेबर को खरीद पाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे, तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, आइसो कॉस्ट। और आइसो कॉस्ट के कौन सा कर्व आपका टेंजेंट होता है, आइसोक्वांट, है ना, ये आपका आइसोक्वांट है। जब टेंजेंट होता है तो प्रोड्यूसर क्या होता है, आपके इक्विलिब्रियम में होता है। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल्स टू डैश टेंजेंसी पॉइंट। तो आपका रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइस के जब आपके टेंजेंट होता है, ठीक है, टेंडेंसी पॉइंट पे होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइजेस, ठीक है, जो आपका प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस ऑफ सपोज ले लो कैपिटल एंड प्राइस ऑफ आपका क्या है, लेबर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा द एक्सपेंशन पाथ इज डिफाइंड एज द डैश ऑफ टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट इज लोकस ऑफ पॉइंट, इसको हम लोग कहेंगे। आप सभी को पता है कि आइसो कॉस्ट के जो टेंजेंट कौन होता है, आइसोक्वांट होता है, ठीक है, IQ आइसोक्वांट, ठीक है। और ऐसे ही आप आगे देखोगे, नेक्स्ट आपका ऐसे ही टेंजेंट फिर बनेगा। आपको पता है कि आप डिफरेंट आइसोक्वांट पे आपका प्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। हायर द आइसोक्वांट हायर विल बी द प्रोडक्शन। सपोज इस वाले आइसोक्वांट पे आप 100 यूनिट्स निकाल पा रहे थे, इस वाले आइसोक्वांट पे आप 200 निकालोगे। ऐसे ही एक और आइसोक्वांट बना लो जहाँ पर कि आपका प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 यूनिट्स 300 का प्रोडक्शन करोगे और जब इस सारे पॉइंट्स को मिला दोगे, ये लोकस ऑफ पॉइंट है, इसको मिला दोगे तो ये हमारा एक्सपेंशन पाथ हो जाता है और यहीं पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा QA K टू द पावर बीटा एंड L टू द पावर अल्फा इज अ, क्या है आपका ये प्रोडक्शन फंक्शन है। कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है आपका, ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ये आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन मॉडल है, ठीक है, ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन मॉडल है। और ये किस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन आपका होता है, होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है, होमोजीनियस इन नेचर आपका होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन पेपर में पूछ दे तो याद रखना, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ये किसके द्वारा दिया गया है, कॉब डगलस, और यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट हमारा है द डैश
द इसेंस डैश इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, द प्रोडक्शन, ठीक है, द इसेंस ऑफ प्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी को क्रिएट करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है प्रोडक्शन से कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, प्रोडक्शन फंक्शन से। तो यहाँ पर टाइम, प्लेस और आपका टाइम, प्लेस एंड फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है आपके प्रोडक्शन फंक्शन से। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू द मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज इंट्रोड्यूस इनोवेशन इन द इकोनॉमी। तो ये सैम पीटर के द्वारा इनोवेशन जो मॉडल है आपके, वो किसके द्वारा बताया गया है, सैम पीटर के द्वारा। तो इन्होंने बोला है मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर को इंट्रोड्यूस करने का इनोवेशन है। अगर उसका इनोवेशन अलग होता है तो वो जो है मार्केट में क्या कर सकता है, मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, आपके सैम पीटर के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंडर डैश मार्केट फॉर्म आर द प्राइस मेकर, कौन आपका प्राइस मेकर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर इजी है, करेक्ट है, कौन सा आपका, मोनोपोली। मोनोपोली जो होता है एक तरीका एकाधिकारी मार्केट होता है। यहाँ पर जो भी फर्म होती है वो क्या होती है, आपकी प्राइस मेकर होती है, ना कि प्राइस टेकर, ठीक है। प्राइस टेकर कहाँ होती है, आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यहाँ पर प्राइस टेकर होती है। नेक्स्ट हमारा है द डैश इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच कीप अ पर्सन इन अ बिजनेस, कौन सा ऐसा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है जो कि किसी पर्सन को बिजनेस में रहने के लिए जो है उसे लुभावित करता है। तो यहाँ पर जो है आपका कैसा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो आपको उसको बिजनेस में रहने के लिए जो है मोटिवेट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डैश इज द कमोडिटी इज द मेन फॉर्म ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो याद रखिएगा सेलिंग कॉस्ट को एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो आपकी एडवर्टाइजिंग होती है, आप सभी को पता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपोली में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगती है हमारी, ठीक है। हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जहाँ की आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मतलब आप जैसे ले लो कोलगेट का एग्जांपल ले लो, पेप्सोडेंट का, सब तो है आपकी क्या, एक जो है ब्रश करने के लिए ही होता है ना, पेस्ट ही है। पर क्या है, कोई बोलता है कि मेरे उसमें नमक है, कोई बोलता है कि मेरे पेस्ट में क्या है, क्रिस्टल है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और ऐड भी करते हैं, आपको टीवी पे जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का ही ऐड देखने के लिए मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन आप सभी को पता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ऐसा तो नहीं है कि आपके टीवी पे रोज ऐड दे रहा हो कि सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, जो है यहाँ पर मेरा टमाटर बहुत लाल है, मेरा टमाटर बहुत गुलाबी है, तो ऐसा तो नहीं देखने के लिए मिलता है। तो सेलिंग कॉस्ट याद रखिएगा आपके मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली में देखने के लिए मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि ओलिगोपोली क्या होता है, जहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं, जैसे आपके कार की कंपनीज जो कि गिनी चुनी 20 से 30 होंगी। तो वहाँ पर आपके फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस रहे विद एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक थैंक्स लिखिएगा और मोटिवेट मुझे करिएगा कि जिससे कि आपको लगातार ऐसी वीडियोज़ मिलते रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है वॉच मतलब देखने का वीडियो ज़्यादा मतलब वो है, पर सब्सक्राइब लोग बहुत कम करते हैं। तो आप लोग हमारे मेहनत को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि लगातार आपको एक वीडियो दिया जा रहा है सिर्फ आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए ज़रूरी है, पर हमें मोटिवेट रखना भी ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा। एंड अगर आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमसे जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हो, जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस 2499 में अवेलेबल है। तो आप लोग जल्द से जल्द जो है कोर्स ज्वाइन करिए। आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ ही आपको जो है वीकली टेस्ट सीरीज़ दिया जाता है एंड आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर किया जाता है एंड आपका एग्ज़ाम टाइम में मैराथन भी जो है मैराथन क्लासेस भी करवाए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।